सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सीजीबीएसई अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 4 समांतर श्रेणी प्रश्नावली 4.1 के प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ संपूर्ण हल करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। इसका नाम है बीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि मैं बता चुका हूं, प्रश्नावली 4.1 के प्रश्नों को अर्थात शेष प्रश्नों को हम आज के इस वीडियो में हल करेंगे, क्योंकि प्रश्नावली 4.1 इतना लंबा है, 22 प्रश्न है। तो ये हमारा आज का तीसरा भाग है। इससे पहले भी और 2 भाग बन चुके हैं। शानदार तरीके से एक एक प्रश्न हल किया गया है। जो विद्यार्थी हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ यदि इसका पिछला वाला वीडियो नहीं देख पाए हैं, पिछले भाग का और पिछले अध्यायों का, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और पसंद आए तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए। कुछ समस्या हो या अपने विचार व्यक्त करने हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और देखते हैं आज के इसमें क्या क्या शेष प्रश्न बचे हुए हैं जिनका हमको हल करना है। तो ये हमारा प्रश्न क्रमांक 19 है, 20 है, 21 है और 22। ठीक है, 22 प्रश्न लगे हुए हैं। चलिए यहाँ पर हल करते हैं एक एक को। एक समांतर श्रेणी का पीवा पद 1/q और क्यूवा पद 1/p है। तो सिद्ध कीजिए श्रेणी के p गुणित क्यूवे पद का मान 1 है। कैसे हल होगा? बहुत बेहतरीन तरीके से इसको समझेंगे और यहाँ पर हम हल भी करेंगे। चलिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर देखिए पीवा पद का मान। तो सबसे पहले देखो, ना तो हमको प्रथम पद पता है ना सर्वांतर पता है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले वही मानना पड़ेगा। हम लिखेंगे माना कि प्रथम पद ए एवं, यह है प्रथम पद को मैंने ए मान लिया, एवं सर्वांतर को मान लिया डी। ये हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? चलिए अब इससे क्या होगा, उसके बाद हमारा है एनवा पद का मान। एनवा पद का मान क्या होता है? प्रथम पद धन एन ऋण 1 गुणित में डी। उसी प्रकार हमारा यहाँ पर पीवा पद दिया है भैया। एनवा की जगह पीवा पद का पहले मान निकालिए। पीवा पद क्या हो जाएगा मेरे पास? ए धन पी ऋण 1 और गुणित में डी, और उसका मान मेरे को दे दिया है 1/q। तो इसको बराबर रखना पड़ेगा 1/q, जो कि समीकरण क्या पहुंच जाएगा? 1 पहुंच जाएगा। उसी प्रकार मेरे को दिया है क्यूवा पद का मान। तो क्यूवा पद का मान हो जाएगा ए धन क्यू ऋण 1, एनवा के लिए एन ऋण 1, पीवा के लिए पी ऋण 1 और क्यूवा के लिए क्यू ऋण 1 गुणित में डी। और इसका मान को हमको दे दिया है 1/p। तो इसका उत्तर जो लिखेंगे 1/p के बराबर, और ये हमारा हो जाएगा समीकरण 2। अब यहाँ पर ए और डी अज्ञात राशि है, पता नहीं है कि पहला पद कौन है और हमारा सर्वांतर कौन है। इसके बिना कुछ काम नहीं होने वाला, क्योंकि हमारा जब तक वो नहीं मिलेगा तो पी क्यूवा पद, पी गुणित क्यूवा पद का मान नहीं निकलेगा। मतलब हमको ए और डी पहले चाहिए। चलिए समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। तो इसके लिए मैं समीकरण 2 में घटा दिया किसको? समीकरण 1 को, या समीकरण 1 में ही घटा देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में घटा देते हैं किसको? 2 को। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 1 में मैंने घटा लिया किसको? समीकरण 2 को।
ठीक। अब घटाए तो देखो समीकरण एक क्या लिखा हुआ है उसको लिख दो। ए धन ये हमारा क्या रहेगा, गुणा होगा पी गुणित डी, क्या हो जाएगा पी डी, ऋण में डी एक कम डी बटे एक बटा क्यू। फिर मेरे को घटाना है क्यूआ वाला पद, तो ए धन क्या रहेगा यहाँ पर क्यू डी, ऋण में क्या रहेगा डी बराबर एक बटा पी। अब घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, ऋण ऋण धन और ये ऋण, ए से कट गया डी से डी कट गया। अब यहाँ देखो क्या बचा, धन में बचा पीडी, ऋण इधर ऋण में बचा है क्यू डी बराबर इधर बचा एक बटा क्यू, ऋण इधर बचा एक बटा पी। चलिए दोनों के पास कॉमन क्या दिख रहा है आपको, डी दिख रहा है, क्या बचेगा पी ऋण क्यू, और इधर लघुत्तम पी और क्यू का क्या हो जाएगा पी क्यू, तिर्यक गुणा होगा और ये आ जाएगा पी ऋण क्यू। तो आप देख रहे होंगे पी ऋण क्यू से पी ऋण क्यू इधर ये भागित होगा ना, तो भाग होके कट जाएगा। अब क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ बचेगा मात्र डी, तो डी का मान आ गया मेरे पास एक बटा पी क्यू, ये डी का मान मिल गया हमको। स्पष्ट हो गया बात। चलिए अब हमको तो डी का मान प्राप्त हो गया, अब हमको क्या करना है, ए निकालना है। तो हम क्या करेंगे, डी का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, तो समीकरण एक में रखने पर क्या प्राप्त हो रहा है हमको, देखिए समीकरण एक में ए धन पी ऋण एक अगुणित में एक बटा टी गुणित क्यू बराबर में आएगा एक बटा क्यू, क्योंकि मैं डी का मान रख चुका हूं यहां पर। से क्या आएगा हमारे पास ए धन, ये जो एक बटा पी क्यू है दोनों के साथ गुणा होगा, पी से पी कटेगा और एक बटा क्या आ जाएगा क्यू, ऋण कोई भी संख्या एक के साथ गुणा होती है वही आती है बराबर एक बटा क्यू। देखो ये धन वाला इधर जाके ऋण होगा और इसके साथ सेम टू सेम में कट जाएगा, ये ऋण उधर जाके धन बनेगा और ए का मान भी एक बटा पी क्यू आ जाएगा। यहां तक समझ में आ गया, क्लियर हो गया बात। चलिए अब हमारे पास ए भी मिल गया है डी भी मिल गया है, कौन से पद का मान निकालने बोल रहा है, देखो पी क्यूवा पद का, तो एनवा पद का मान ए धन एन ऋण एक गुणित डी होता है, तो मेरे पास पी क्यूवा पद का मान बराबर में आएगा मेरे पास ए धन एन के जगह क्या हो जाएगा पी क्यू ऋण एक और गुणित में डी, ए और डी का मान रखिए और उत्तर प्राप्त करिए। ठीक है, तो ए का मान हमारे पास कितना आ गया है, एक बटा पी क्यू धन पी क्यू ऋण एक गुणित में डी का मान एक बटा पी क्यू। स्पष्ट हो गया बात। चलिए अब यहां पर क्या करते हैं, देखो ये एक बटा पी क्यू दोनों के पास है, इसको कॉमन निकाल लो। यहां पर कुछ नहीं बचा, मतलब एक बीच में धन, ये निकल गया बाहर, यहां पर क्या बचेगा पी क्यू और ऋण एक, धन एक से ऋण एक कट जाएगा और एक बटा पी क्यू गुणित हो जाएगा पी क्यू के साथ, पी क्यू से पी क्यू कटेगा और ये एक आएगा, और इसी को हमको सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना है। क्लियर हो गया बात, मतलब उसके मान को कितना लाना था, एक लाना था और एक ला दिया हमने। क्लियर हो गया बात। चलिए इस प्रकार से बनेगा ये। अब आते हैं 19वां के बाद 20वां में, यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद क्यू और क्यूवा पद पी है तो सिद्ध कीजिए, ये भी उसी प्रकार से बनेगा। चलिए सॉल्यूशन ले लेते हैं। वही सबसे पहले ए और डी नहीं दिया हमको, पहला पद और सार्वंतर मानना पड़ेगा। चलिए लिखते हैं, माना कि
प्रथम पद ए एवं सार्व अंतर कितना डी है, ये हमने लिख लिया। सार्व अंतर भी ले लिया, प्रथम पद भी ले लिया। फिर क्या करते हैं, एनवा पद का मान ए धन एन ऋण एक गुणित में कितना डी। लेकिन हमको तो यहाँ पर पीवा पद चाहिए, तो एनवा का जगह क्या लिखेंगे, पीवा पद बराबर ए धन पी ऋण एक गुणित में कितना डी। लेकिन ये हमको तो पीवा पद का मान बराबर दे दिया है किसके, क्यू के। समीकरण क्या बन जाएगा, एक। जो जैसा दिया है उसको करते जाओ पहले, उसके बाद हमको दिया है क्यूआ पद। क्यूआ पद माने ए धन क्यू ऋण एक गुणित में डी, और उस क्यूआ पद का मान दे दिया है मेरे को पी, बराबर में लिखना पड़ेगा पी। समीकरण दो, सेम हालात यहां पर भी है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, समीकरण दो में घटा दूंगा किसको, समीकरण एक को। आज समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए, एक में दो को घटा लिया है या दो में एक को घटा लो, कोई तात्पर्य नहीं है उससे, वही आएगा उत्तर। तो आप समीकरण दो देखिए, क्या लिखा है, ए धन ये डी दोनों के साथ गुणा होगा, तो क्यू डी माइनस डी रहेगा, बराबर में इधर आएगा पी, जिसको मेरे को घटाना है ए धन, ये देखो डी दोनों के साथ होगा, पी के साथ भी एक के साथ भी, ये आ जाएगा पी डी ऋण डी, बराबर में आएगा क्यू। अब घटाने का मतलब है चिन्ह को बदल देना, तो ए से ए कट जाएगा, ऋण डी से धन डी कट जाएगा। अब यहां पर क्या बचा भैया, क्यू डी माइनस पी डी, माइनस हो गया है ये प्लस, इधर उसी प्रकार पी ऋण क्यू, दोनों के पास कॉमन है और डी है, क्यू ऋण पी है, इधर पी ऋण क्यू है। तो जब ये बट्टे में जाएगा डी का मान, तो पी ऋण क्यू का बटा होगा क्यू ऋण पी के साथ। देखो यहाँ पर चीजें सेम टू सेम है, बस चिन्ह बदल गया है। तो अगर 5 से 5 को भाग करते तो 1 आता, लेकिन चिन्ह बदल चुका है, इसलिए कितना आएगा, दोनों कट के कितना आएगा, ऋण 1। इस तरह से डी का मान ऋण 1 हमको प्राप्त हो गया। क्लियर हो गया बात। और इस तरह मैंने पहले डी का मान निकाल लिया, तो डी का मान आ गया मेरे पास ऋण 1। बात समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, डी का मान तो निकल गया, डी का मान आप किसी भी समीकरण में रख देंगे तो भी आएगा। अगर नहीं रखेंगे तो मैं एक नया टेक्निक बता रहा हूं, जिससे बिना ए निकाले भी हम उत्तर को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अब वो कैसे मिलेगा, थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो पहले मैं ए वाला निकाल के बता देता हूं, उसके बाद डायरेक्ट बिना ए निकाले भी इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। ठीक है, प्रथम पद निकाले बिना भी निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे वो तरीका बताऊंगा, पहले डायरेक्ट करके बता रहा हूं। ठीक है, सीधा सीधा जो हम लोग पद्धति में चलते हैं। तो डी का मान कहां पर, समीकरण कहां रखने पर, एक में रख दो। बात समझ में आ गया। चलिए, क्या हो जाएगा, ए धन पी ऋण एक गुणित में डी का मान ऋण 1 आया, क्योंकि बराबर किसके है, क्यू के। तो ये ऋण 1 का दोनों के साथ गुणा होगा, और ये आ जाएगा ए ऋण पी और धन 1 बराबर में कितना, क्यू। और ए का मान ये उधर जाएगा, तो धन पी हो जाएगा, धन क्यू हो जाएगा, धन 1 क्या हो जाएगा, ऋण 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ए का मान मिल गया मुझे। अब क्या करना है, कौन से पद का मान चाहिए, पी धन क्यूवा पद, उसको शून्य बनाना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे पी धन क्यूवा पद
तो एनवा पद देखो, यहाँ पर एनवा पद का मतलब ए धन एन ऋण एक, एनवा पद है तो एन ऋण एक है। पी धन क्यूवा पद है, क्या लिखाएगा? ए धन पी धन क्यू ऋण एक, और गुणित में क्या आ जाएगा? डी। ए का मान रख दो, पी धन क्यू ऋण एक, ए का मान आया है ना यहाँ पर, धन पी धन क्यू ऋण एक, गुणित में आएगा डी का मान, डी का मान कितना आ गया? ऋण एक। अब देखो वही चीज एक बार धन में है, वही चीज एक बार ऋण में है, दोनों कट गया और कितना आ जाएगा? शून्य। और यही हमको लाना था। क्लियर हो गया बात? अब देखो यहाँ पर यहीं से डायरेक्ट बिना ये निकाले कैसे निकालेंगे हम? ये तो हो गया शून्य, सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल। अब यहाँ पर देखो डायरेक्ट बता रहा हूं, शॉर्टकट, बिना ये निकाले। ठीक है, कैसे हम लोग मान को निकालेंगे? तो देखो हमको कौन सा पद चाहिए, पहले वो लिख लो। हमको चाहिए पी धन क्यूवा पद चाहिए। तो यहाँ पर पी धन क्यूवा पद का मान बराबर लिख लीजिए, तो हमारे पास हो जाएगा ए धन पी धन क्यू ऋण एक, गुणित में क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। यहां तक समझ में आ गया? अब मैं एक काम करता हूं, ये जो डी का गुणा पी ऋण एक के साथ पहले करता हूं, फिर बाद में किसके साथ करूंगा? क्यू के साथ। तो मेरे पास एक नया चीज आएगा, ए धन पी ऋण एक गुणित में डी, और धन रहेगा क्यू गुणित डी। मतलब मैं डी का दो भागों में गुणा किया हूं, एक बार पी ऋण एक के साथ कर दिया, एक बार क्यू के साथ अलग कर दिया, क्योंकि अंदर में 3 लोग थे। ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखो मेरे को पहले से इसका मान डायरेक्ट मैं क्या लिख दूं? क्यू। ए धन पी ऋण एक, ए धन पी ऋण एक गुणित डी, इसका मान तो हमको पहले से दिया हुआ है जिसका मान है क्यू, धन क्यू गुणित डी का मान रखो, डी का मान आ गया मेरे पास ऋण एक, ये आ गया क्यू ऋण क्यू, और बराबर आ गया शून्य। तो देखो ये बिना ए निकाले भी हम लोग क्या कर सकते हैं? मान को प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर हो गया बात? चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। अभी के जो प्रश्न है थोड़े से लंबे लंबे हैं, आसानी से सॉल्व नहीं होने वाला वो। क्लियर है? चलिए 21वां 22वां करते हैं। यहां पर बोला है यदि ए बी सी किसी समांतर श्रेणी के पीवे क्यूवे और आरवे पद हैं, ये आर है लिख दीजिए। चलिए मैं लिख देता हूं आरवे पद। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि ये ऋण नहीं है भैया, करना है वो है ए गुणित क्यू ऋण आर, बी गुणित आर ऋण पे, और सी गुणित पी ऋण क्यू बराबर 0, ये हमको सिद्ध करना है। बिल्कुल बहुत बेहतरीन प्रश्न है, शानदार तरीके से बनाने वाला हूं, ध्यान से सुनेंगे। यहां देखो, अब यहाँ पर पहला पद भी नहीं दिया है, अंतिम पद भी नहीं दिया है, मतलब सर्वांतर भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया है। चलिए मैं एक काम करता हूं, माना कि प्रथम पद, अब मैं छोटा ए लेता हूं, लेकिन ये छोटा ए का पहले से प्रयोग कर दिया गया किसी और चीज के लिए, तो इस बार प्रथम पद को मैं क्या ले लूं? बड़ा ए, एवं सार्वंतर जो है मेरा वो डी है, ये मान के चल रहे हैं। ठीक है, चलिए मैंने लिख दिया उस चीज को। अब हमारा दूसरा काम क्या रहता है? एनवा पद का मान। एनवा पद होता है ए धन एन ऋण ए गुणित डी। उसी प्रकार मेरा पीवा पद, चलिए एक एक बार निकालेंगे सबको। पीवा पद क्या हो जाएगा? ए धन पी ऋण ए गुणित में डी, जिसको बराबर क्या लिखा गया है? ए। बोला है ना ए है, ठीक है, इसलिए मैं बराबर में ए लिख लिया, समीकरण 1। उसी प्रकार क्यूवा पर हमको दिया हुआ है
तो ए धन क्यू ऋण एक क्यूवा पद, और वो क्यूवा पद हमको पहले से पता है बी है, और वही मेरा आरवां पद बराबर ए धन आर ऋण एक गुणे डी, जो कि बराबर में है सी के। यह है ना सी, यहाँ पर देखो सी है, वो आरवां पद है, मतलब आरवां पद का मान सी दिया है। अब हमको जो सिद्ध करना है उस पर हम फोकस लगाते हैं। ए का मान मिल गया, बी का मान मिल गया, सी का मान मिल गया, तो ए बी और सी इन तीनों के जगह में उसके मान को हम रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर गलती मेरी एक छो ये है, ये ए की जगह छोटा है, ए की जगह सब में क्या लिखाएगा बड़ा है, क्योंकि मैंने पहले पद को क्या माना है, बड़ा है माना है। चलिए इसको स्पष्ट तरीके से लिखता हूं मिटा के, क्योंकि यहाँ पर मैंने पहला पद को छोटा है नहीं माना है, क्योंकि छोटा ए तो और किसी के लिए प्रयोग हो चुका है, इसलिए तो ए और ए। क्लियर हो गया बात। चलिए अब मैं ले लेता हूं एलएचएस। एलएचएस में है ए और क्यू ऋण आर प्लस पी आर ऋण पी प्लस सी पी ऋण क्यू। ठीक है, अब मैं काम करता हूं, ए बी और सी तीनों का मान रख देता हूं। ए का मान कितना है, ये ए का मान है मेरे पास बड़ा ए प्लस इतना पी ऋण एक गुणित में डी, जिसका गुणा करना है मेरे को क्यू ऋण आर के साथ, बीच में प्लस बी का मान कितना दिया हुआ है, ए धन क्यू ऋण एक गुणित में डी, जिसका गुणा करना है मेरे को आर ऋण पी के साथ धन, सी का मान है ए धन आर ऋण एक गुणित में डी, जिसका गुणा करना है मेरे को पी ऋण क्यू के साथ। अब यहां पर मैं थोड़ा गुणा करने के तरीके को बदलूंगा, तब है ना, नहीं तो एक एक गुणा करेंगे तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर एक शॉर्टकट बता रहा हूं बढ़िया से, शॉर्टकट नहीं है, वो एक मेथड है जिससे आपका आसानी से गुणा होगा। पहले तो इस डी का गुणा करो और ब्रैकेट खोलो, यहाँ पर आएगा मेरा ए ऋण पी डी, ऋण में आ जाएगा डी, जिसका गुणा करना रहेगा किसके साथ, क्यू ऋण आर के साथ धन, दूसरा ब्रैकेट खोलेंगे, डी दोनों के साथ गुणा होगा, तो ए धन क्यू डी ऋण डी, जिसका गुणा होगा आर ऋण पी के साथ, बीच में लगेगा धन, उसी प्रकार रहेगा ए धन आर डी ऋण डी, जिसका गुणा रहेगा पी ऋण क्यू के साथ। अब यहां देखो ए ऋण डी, ए ऋण डी, ए ऋण डी, तो देखो जब भी ऐसा गुणा होता है तो आप दो का, तीन लोग हैं तो दो को एक साथ गुणा कर सकते हो, फिर अकेले का अभी अभी गुणा किया था ना मैंने, सेम वही काम करूंगा। देखो यहाँ पर मेरे पास ए और ऋण डी है, तो ये ए और ऋण डी का डायरेक्ट गुणा मैं कर रहा हूँ क्यू ऋण आर के साथ, तो मेरे पास आएगा ये ए ऋण डी, जिसका गुणा हो रहा है किसके साथ, क्यू ऋण आर के साथ। ठीक है, किसके साथ गुणा हो रहा है, क्यू ऋण आर के साथ, बीच में मैं क्या लगाऊंगा, ऋण। अभी मेरा जो पीडी बचा है, पीडी बचा हुआ है, इसका भी गुणा करूंगा किसके साथ, क्यू ऋण आर के साथ। बात समझ में आ गया, बीच में लगा लीजिए प्लस। वैसे ही इस ए ऋण डी का पहले गुणा करूंगा, अच्छा यहाँ पर ये धन में आएगा ना, यहाँ पर धन में, चलिए धन लगा दिया। अब यहाँ पर देख लीजिए उसी प्रकार ए ऋण डी, तो ए ऋण डी का मैं गुणा कर दे रहा हूं किसके साथ, आर ऋण पी के साथ, प्लस बचा कौन है, अभी क्यू डी बचा है, क्यू डी का गुणा कर रहा हूं आर ऋण पी के साथ, बीच में क्या लगा लो, धन। फिर यहां भी वही काम करूंगा, ए ऋण डी का पहले गुणा कर लेता हूं,
अब ऐसा क्यों कर रहा हूं आपको समझाऊंगा। पी ऋण क्यू धन, अभी आर डी बचा है भैया, आर डी बचा है किसके साथ गुणा होने के लिए, पी ऋण क्यू के साथ। अब यहां पर देखो ए ऋण डी, ए ऋण डी, ए ऋण डी, सबके पास है ए ऋण डी, तो जो सबके पास है कॉमन निकल जाएगा। यहां पर क्या बचा, क्यू ऋण आर, यहां पर क्या बचा, आर ऋण पी, और यहां पर क्या बचा, पी ऋण क्यू, बीच में क्या लगा लो, धन। अब इसको देखो, ये वाला और ये वाला, तीनों के पास आपको डी, डी और डी, सबके पास डी कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल। क्या बचा यहां पर, पी, और अंदर में क्या बचा है, क्यू ऋण आर धन। यहां पर क्या बचा, क्यू, यहां पर क्या बचा है, आर ऋण पी, बीच में धन। यहां पर क्या बचा, आर, और अंदर में क्या बचा है, पी ऋण क्यू। अब यहां देखो, क्यू से ऋण क्यू कट गया, पी से पी कट गया, आर से आर कट गया। इसका मतलब मेरे को ए ऋण डी का गुणा करना है किसके साथ, कुछ नहीं बचा, मतलब जीरो के साथ, प्लस डी। इधर देखो, पी गुणित क्यू, तो ये आ गया मेरा पी क्यू ऋण पी आर। उसी प्रकार क्यू का दोनों के साथ गुणा होगा, तो ये आ जाएगा मेरा क्यू आर ऋण क्यू पी, और इसी तरह आर का दोनों के साथ गुणा होगा, और ये आ जाएगा आर पी ऋण आर क्यू। अब देखो, ये धन पी क्यू है, ये ऋण पी क्यू है, ये धन पी आर ऋण पी आर है, ये धन पी आर है, ये क्यू आर धन में है, ये क्यू आर ऋण में है। तो इसका मतलब ये तो किसी के साथ जीरो के साथ गुणा होकर जीरो आ चुका है, प्लस डी का गुणा भी किसके साथ होने वाला है, जीरो। इस तरह से जीरो धन जीरो बराबर क्या आ गया, जीरो। और इति सिद्धम, अर्थात यही सिद्ध करना है। क्लियर हो गया बात। देखो कितने आसानी से, टेक्निकली, नहीं तो एक एक गुणा करते फिर खोजते रहते कि किसको किसके साथ काटें। क्लियर हो गया बात। चलिए अब आता है 22वां नंबर का, और ये आज की इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है, पढ़ते हैं। एन के किस मान के लिए समांतर श्रेणी, दो अलग अलग दिया है, लिखता हूं मैं पहले 63, फिर 65, फिर 67, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है भैया, और इसका एनवा पद, ठीक है। और एक और श्रेणी है मेरे पास जो 3 से शुरू हो रहा है, लेकिन बड़े बड़े लंबे लंबे छलांग ले रहा है, 10, 17, इसमें भी हमारा एनवा पद। तो इसका एनवा पद और इसका एनवा पद दोनों भले अलग अलग श्रेणी है, लेकिन दोनों का एनवा पद बराबर है, हमको प्रश्न दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो एनवा पद का क्या सूत्र होता है, एनवा पद बराबर ए धन एन ऋण ए गुणित डी। क्लियर हो गया बात, ये सूत्र होता है। तो यहां पर ए निकाल लीजिए, इसके लिए ए का मान है 63, और डी का मान क्या है, दो में बढ़ रहा है, इसलिए 2 हो रहा है। लेकिन यहाँ के लिए ए, ये अलग श्रेणी है, यहाँ के लिए ए है 3, और डी कितना मिल रहा है मेरे को, 7 भाग रहा है ये, ठीक है। तो इसका भी एनवा निकालेंगे, इसका भी एनवा निकालेंगे, और दोनों को बराबर करेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार इसका एनवा पद, तो पहले श्रेणी का एनवा पद बराबर है दूसरे श्रेणी के एनवा पद से। तो एनवा पद का मान क्या होता है, ए माने प्रथम पद जो कि 63 है, धन एन ऋण ए गुणित डी, डी का मान यहाँ पर कितना है,
तो जो कि बराबर है बोल रहा है। दूसरे पद का nवां पद दूसरे श्रेणी का, दूसरा पद कहां से चालू है, दूसरा श्रेणी 3 धन n ऋण 1 गुणित में 7। चलिए मान निकालते हैं। 63 धन 2 n ऋण 2 दोनों के साथ गुणा होगा 2 का, 3 धन 7 n ऋण 7 और इस प्रकार आएगा। 63 में 2 घटेगा, 61 धन 2 n बराबर 7 में 3 घटेगा, ऋण 4 धन 7 n। n इधर जाएगा, संख्या इधर आएगा। 2 n ऋण 7 n बराबर ऋण 4 ऋण 61 और इस प्रकार ऋण 5 n बराबर ऋण 65। ऋण से ऋण कट गया और n का मान आएगा 65/5। 5 एकम 5, 5 के कितने बार में, 13 बार में। तो n का मान आ गया मेरा 13। इसका मतलब इसका भी 13वां वही दिखेगा और इसका भी 13वां वही दिखेगा। ठीक, तो n का मान हमारे पास क्या आ गया है, 13 आ चुका है। तो इस प्रकार हमने प्रश्नावली के एक एक प्रश्नों को पूर्ण रूप से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करते हुए एक एक प्रश्नों को हमने यहाँ पर हल कर लिया है। वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ जो हमारे विद्यार्थी पुराने भागों का वीडियो नहीं देखे हैं या इससे पिछले वाले अध्याय का वीडियो नहीं देखे हैं, उनके लिए हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया, वहां से देख सकते। चलिए फिर इसके अगले प्रश्नावली के लिए एक नए कॉन्सेप्ट के साथ नए वीडियो लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को मेरा धन्यवाद एवं नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में।